हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं बरबटी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। बरबटी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अक्सर बरबटी और लोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे किसान भाई, क्योंकि यह एक वेजिटेबल है और हमेशा बरबटी की कीमत अच्छी रहती है और डिमांड हमेशा मार्केट में बहुत अच्छी बनी रहती है और बाज़ार भाव भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई बरबटी की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लाभ निकाल सकते हैं। तो बरबटी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, उन्नतशील किस्में, इस फसल पर कौन कौन सी बीमारी, रोग, डिजीज़ का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, समस्या, उनका समाधान और ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए संतुलित खाद उर्वरक दवाइयों का कॉम्बिनेशन के बारे में बतलाएंगे। किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, मृदा की पीएच वैल्यू के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे 1 एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, प्लस लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बरबटी की खेती वैसे तो 12 महीने आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही और अनुकूल समय बरसात के लिए जून जुलाई महीना काफ़ी बढ़िया माना जाता है। गर्मियों के लिए फरवरी से मार्च और सर्दियों के लिए दोस्तों अक्टूबर से नवंबर का जो टाइमिंग है काफ़ी सूटेबल माना जाता। बाकी गर्मियों पर भी काफ़ी अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। सर्दियों पर, बरसात पर चाहो जब आप खेती कर सकते हैं, लेकिन जो हमने सीजन और टाइमिंग बतलाया है, यदि आप इन मंथ पर यदि आप बरबटी की बुआई करते हैं तो बेहद अच्छी बाज़ार और कीमतें देखने के लिए आपको मिलने वाली हैं। टेम्परेचर के ऊपर दोस्तों बात करें तो इसके लिए 15 से 16 मिनिमम और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है बेहद ही अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो चाहे हल्की भूमि हो, भारी, काली दोमट, चिकनी दोमट या फिर सभी प्रकार की भूमि पर आप बरबटी की खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मिट्टी की पीएच जो वैल्यू है 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। यदि 7.5 से अधिक है, अधिक एल्कलाइन है, तो फिर 50 किलोग्राम जिप्सम का आपको प्रयोग करना चाहिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों। और खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर, दग तोताहल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र रोटावेटर, हैरो से मिट्टी को ठीक तरीके से आपको भुरभुरी करा लेना चाहिए। यदि जंगली जानवर, नीलगाय परेशान करते हैं तो तारबंदी होना बेहद ज़रूरी है। खेत के चारों साइड ग्रीन नेट खींच लीजिए और एकदम साफ सफाई बनाए रखिए। खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार खेत की तैयारी कराना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। बरबटी की अच्छे से अच्छी जो किस्में हैं, ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के ऊपर बात करें तो नंबर 1 पर अंकुर गोमती के नाम से आती है। एक काफ़ी ज़्यादा किस्म लगाई भी जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी है अंकुर की गोमती को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की YV7 के नाम से आती है और NSG लोबिया के नाम से आती है। लोबिया अंकुर VU5 के नाम से आती है और काशी कंचन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन सभी जो फल है, फलियों का साइज काफ़ी अच्छा लंबा देखने के लिए मिलता है और काफ़ी अच्छा पैदावार, प्लस जो फल का साइज है, रंग है, काफ़ी आकर्षित ग्रीन रंग का देखने के लिए मिलता है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। और यदि आप इन किस्मों को लगा रहे हैं 1 एकड़ में, यदि आप बुआई कर रहे हैं तो लगभग 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बीज उपचार जरूर करें। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं तो CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जैसी UPL की साफ फंगीसाइड आती है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फंगीसाइड से बीज उपचार करने पर बेहद शानदार तरीके से अंकुरण और जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो बीज उपचार जरूर करें, इससे रूट जोन काफ़ी स्वस्थ रहता है और काफ़ी अच्छे से जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। बेसल डोज यानी जब आप बुआई कर रहे हो तो उस समय कौन कौन सी खाद देना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट, क्योंकि पौधा जब वनस्पतिक बढ़वार लेता है तब यदि किसी पोषक तत्व की कमी, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर पौधे पर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। हम प्रॉपर सिंचाई, खाद, दवाइयों का प्रयोग भी करते हैं तब भी
उतने अच्छे तरीके से पौधा बढ़वार नहीं ले पाता है। तो इसीलिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूमि में जितने ज़्यादा जीवाश्म पदार्थ होंगे, जितने ज़्यादा कार्बनिक तत्वों की मात्रा होगी, हमारी फसल उतनी शानदार तरीके से बढ़वार लेगी। तो बुआई के समय यदि भूमि थोड़ा हल्की है, कम उपजाऊ है, उतनी अच्छी पैदावार देखने के लिए अन्य फसलों की नहीं मिलती है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आपको कम से कम 2 ट्रॉली गोबर की खाद लेना है। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 40 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 50 किलोग्राम और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है। और यदि हमने देखा है कि कुछ खेतों पर दीमक की भी समस्या और वाइट ग्रैप की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो फिर फिप्रोनिल 0.3% जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है। और जो बेड विधि से खेती कर रहे हैं या फिर साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, तो बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करने से काफ़ी बढ़िया स्वस्थ बढ़वार होती है। और यदि आप जैविक तरीके से भी खेती कर रहे हैं, तो चाहे गोबर की खाद 2 ट्रॉली इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर मुर्गी की खाद 1 ट्रॉली, या फिर आप बर्मी कंपोस्ट है ऐसी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। केंचुआ खाद है, इसके अलावा नीम खली है, सरसों की खली जैसी जो खली आती हैं, तो इनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो अभी आप ऑर्गेनिक तरीके से बरबटी की खेती कर सकते हैं। बेड तैयार, बेड विधि से खेती करें क्योंकि जड़ों का विकास अच्छा होता है। जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनका जब तक विकास नहीं होगा, तो इसके लिए आप बेड विधि से खेती करें बरबटी की। बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट और बेड की ऊंचाई लगभग 1 फीट रखनी चाहिए। अब जैसे ही दोस्तों आपने बेड तैयार की हैं, जो बेसल डोज बतलाया है, 1 एकड़ और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो जब आप बेड तैयार करा रहे हो उस समय बेसल डोज दीजिए। उसके बाद आप सिंगल लाइन पर 16 mm इन लाइन ड्रिप को बिछवा दीजिए। इसमें सिंचाई करने में, खाद देने में और एकदम सिस्टमिक तरीके से आपकी बरबटी की फसल रहने वाली है। तो कुछ इस प्रकार भी आप बरबटी की खेती कर सकते हैं बेड विधि से। बोवाई यानी सोइंग की भी अलग अलग विधियां होती हैं। ड्रिप से भी आप खेती कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम मंडप तैयार करते हैं, करेले का, लौकी, तोरई, इनका मंडप तैयार करते हैं, उसी हिसाब से भी आप बरबटी का मंडप तैयार कर सकते हैं। क्यारी विधि, नाली विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन फील्ड फार्मिंग भी यानी छिटका विधि से बरबटी खेती कर सकते हैं। लेकिन क्यारी विधि और जो मंडप विधि ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। प्लांट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो एक बेड में डबल लाइन पर आपको बुआई करनी चाहिए। बेड विधि से जो डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और आपको जिगजैग पौधरोपण यानी बुआई करनी चाहिए। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 फीट और गहराई जो है 3 सेंटीमीटर डेप्थ पर आपको 1-1, 2-2 बीजों की बुआई करनी चाहिए। और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो आपने नाली या फिर क्यारी बनाई है, पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की जो दूरी है दोस्तों लगभग 3 से 3.5 फीट रखनी चाहिए। और जो डेप्थ है, गहराई है, 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए 2-2 बीजों की, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो। इसके अलावा सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इरिगेशन, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर सिंचाई कम से कम 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा सिंचाई भी आप ड्रिप से कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन फील्ड फार्मिंग जैसे हम फ्लैट एरीगेशन सिंचाई करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है ड्रिप और फ्लैट एरीगेशन। तो इस हिसाब से यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे भी सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए, बरबटी की फसल पर ज़्यादा बेस्ट और बढ़िया है कि खरपतवार नाशक का स्प्रे ना किया जाए, निराई गुड़ाई करें, कुल्पा की मदद से खरपतवार को बाहर करें। इसके लिए निराई गुड़ाई प्रॉपर कराते रहें। पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 65 से 70 दिन की फसल होती है। और जैसे खरपतवार हमारे खेत में दिख रहा है, जमाव दिख रहा है, तो उनको मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई कराते रहना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ खेतों पर निराई गुड़ाई नहीं की जाती है तो फिर पैदावार घट जाती। तो इसलिए बरबटी की फसल को जितना ज़्यादा आप खरपतवार मुक्त रखेंगे उतनी ही कम बीमारी, कम इंसेक्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा।
जिससे कि कीटनाशक दवाई का स्प्रे काम करना पड़ेगा। फसल पर खरपतवार रखेंगे तो फिर वाइट जो ग्रब है, इसके अलावा वाइट फ्लाई है, इंसेक्ट हैं, सकिंग पेस्ट है, थ्रिप्स है, एफिड जैसेड है, इनका प्रकोप बहुत ही तीव्र गति से बढ़ सकता है। तो इसलिए खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि बरबट्टी की फसल ऑफ सीजन आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी बीमारी का प्रकोप हो सकता है, क्योंकि यह A to Z वीडियो है। आप किसी भी सीजन खेती कर रहे हैं, यह जानकारी आपको साल भर काम में आने वाली है। तो आइए बात करते हैं कौन सी बीमारी हमारी बरबट्टी की फसल पर आ सकती हैं। तो प्रमुख रूप से लीफ माइनर है, सफ़ेद मक्खी है, लेट ब्लाइट, रस्ट, एफिड जैसिड, फ्रूट बोरर, येलो मोज़ेक वायरस, लीफ स्पॉट, बैक्टीरिया बिल्ट और फल मक्खी का प्रकोप हो सकता है। अब बीमारी तो इतनी ज़्यादा बतला दी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकोप कौन सी बीमारी का होता है, तो उसका नाम है फ्रूट बोरर। इसका प्रकोप देखने के लिए ज़्यादा मिलता है और पीलापन की समस्या आती है। लीफ माइनर स्टार्टिंग में आता है। छोटी हरी इल्लियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही मिलता है। फलों को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी का प्रकोप होता है और सकिंग पेस्ट में एफिड जैसिड का प्रकोप बढ़ता है। तो रोग बीमारी तो काफ़ी आ सकती हैं, तो इनका इलाज सुनिए और समझिए। फर्स्ट जो स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो जो डोज हम आपको बतला रहे हैं 15 लीटर की दर से बतला रहे हैं। इन दोनों को, एक फंगीसाइड है, एक इंसेक्टिसाइड है, 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन, थर्ड स्प्रे 65 से 70 दिन और फोर्थ स्प्रे 90 से 100 दिन के आसपास की फसल होती है तो आवश्यकता अनुसार स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे 125 से 135 दिन की फसल होती है तो ये देखिए, जो आप स्प्रे कर रहे हैं, यदि रोग बीमारी का प्रकोप बिल्कुल भी कम है तो प्रिवेंटिव रूप में नीम ऑयल है, इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमोथोक्सोम है, प्रोफेनोफॉस है, साइपरमेथ्रिन, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। एसिफेटेन का स्प्रे करें। महंगी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे मत कीजिए, लेकिन प्रकोप यदि बढ़ रहा है तो इन कॉम्बिनेशन को आप आवश्यकता अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बरबट्टी की फसल पर पूरे 5 स्प्रे करने पड़ें, बल्कि जिस हिसाब से रोग बीमारी का प्रकोप, क्योंकि हर एक खेत पर अलग अलग बीमारी का प्रकोप हो सकता है, तो इसीलिए कहीं कम कहीं ज़्यादा, उस हिसाब से आपको डोज कॉम्बिनेशन कम और ज़्यादा, सस्ते और महंगे को ध्यान रखते हुए ही स्प्रे करना चाहिए बीमारी के हिसाब से। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो खाद देने का तरीका भी 2 हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खाद को चलाइए, और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास देकर इन खादों को आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो खाद का शेड्यूल कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन की फसल होती है तो यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों से 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन, थर्ड खाद 65 से 75 दिन और फोर्थ खाद 95 दिन से लेकर 115 दिन के मध्य प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। यदि हमारी फसल पर प्रॉपर ग्रीननेस है, प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया ठीक तरीके से हो रही है तो खाद दवाइयों की जो क्वांटिटी है बिल्कुल कम कर देना चाहिए। यदि दोस्तों हमारी फसल में पीलापन की समस्या है और यदि अन्य समस्याएं हैं तो ही आपको उर्वरक खाद आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने चाहिए। फसल हरी भरी है तो फिर ज़्यादा आपको कीटनाशक हैं, फंगिसाइड हैं या फिर खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो बात हो गई यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, लेकिन यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन 15 से 35 दिन के मध्य 4-4 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करना चाहिए, एक दिन में एक खाद। सेकंड कॉम्बिनेशन 40 से 60 दिन के मध्य 4-4 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद छोड़ना चाहिए ड्रिप से प्रति एकड़ की दर से। थर्ड जो कॉम्बिनेशन है 65 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को छोड़ना चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो बरबट्टी की जो फसल है लगभग 6 से 7 महीने बड़े आराम से चल जाती है। उत्पादन प्रोडक्शन की ऊपर बात करें तो एक एकड़ में जो पैदावार है 200 से 250 क्विंटल पैदावार बड़े आराम से हो जाती है बरबट्टी की, यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती कर रहे हैं तो। बाजार भाव 15 रुपये से लेके 40 रुपये, कम से कम 15 से 40 का आराम से मिल जाता है। यदि आप गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो बरसात लगने वाली होती हैं तो फिर और भी रेट बढ़ने वाले हैं, तो इन बातों को ध्यान रखें। बरबट्टी की खेती यदि आप बरसात पर भी करेंगे तो बरसात के एंड होते भी बहुत अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है।
लागत के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में 20,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये के आसपास लागत लग जाती है। मुनाफा 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो हमारा बाजार भाव पर, दूसरा प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन अच्छा होता है, बाजार भाव अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, तो फिर आमदनी बहुत अच्छी होने वाली है। ये समझ लीजिए यदि 15 रुपये केजी का रेट मिल जाता है, यानी 1500 रुपये क्विंटल, और 200 क्विंटल ही 1 एकड़ में पैदावार हो गई, तो 3 लाख रुपये के आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा हो गया। लागत घटा देंगे 25,000, तो 2,75,000 रुपये के आसपास हम 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि आप बरबट्टी की खेती करते हैं, बाजार भाव और भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, तो फिर आमदनी बढ़ सकती है। तो आमदनी डिपेंड करती है बाजार भाव पर और उत्पादन पर। यदि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको जानकारी शेयर की कि कैसे आप बरबट्टी की खेती कर सकते हैं, और बरबट्टी की खेती जब आप करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उनका इलाज, उपाय और जो सामान्य जानकारी थी, जो एडवांस जानकारी थी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हैं या कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या फिर डाउट्स लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।